नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। साथ ही साथ आपकी बीएड एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन इनसे होगी। लेकिन सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर रहेगा भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। एक बात और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि मैंने देखा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो वीडियो को 1 मिनट 1.5 मिनट देख के स्किप कर जाते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं आने वाला और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। इससे बढ़िया तो यह है कि उस 1-1.5 मिनट को भी आप बचाओ, जो बाकी मिनट को बचा रहे हो फालतू के काम करने में या जैसे भी, है ना, उस 1-1.5 मिनट को भी आप वहीं पे यूज़ करो। क्योंकि 1 मिनट से कुछ होने वाला है नहीं। जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, है ना। क्योंकि जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मैं बताता हूँ आपको वो क्या है, लेंदी चलते हैं। अब लेंदी चलेंगे तो आपको उतना देखना पड़ेगा और उसमें से की पॉइंट्स आपको नोट्स में लिखने पड़ेंगे, तब जाके कोई फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला। क्लियर गाइस, ज़ीरो का ज़ीरो रिजल्ट रहने वाला। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, कंप्लीट देखें, और अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा उसको देख सकते हैं। ये तो सुविधा, ये टेक्निक यहाँ पे है। आप उसको पॉज कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप रिप्ले कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सुविधा ये भी है कि आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कमेंट में और मैं आंसर करता हूँ वहाँ पे। क्लियर गाइज। सो आपको जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊँगा और समझा के बनाऊँगा, जो भी है ना। सो मैं जहाँ तक होगा हेल्प करूँगा। लेकिन गाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, यहाँ पे विनर एटीट्यूड दिखाना है, लूज़र एटीट्यूड मत दिखाओ, क्यों, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड जो हो रहा है वो नुकसान आपका ही हो रहा है, बाकी किसी का तो होगा नहीं। क्लियर दोस्तों। सो प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। और जो प्रकृतिवाद है ये वैज्ञानिक आधार पर चलता है ना। इसमें साइंटिफिक रीजंस जो हैं वही मान्य हैं, बाकी चीज़ों को ये नहीं मानता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो ज्योतिष, जो पंचांग है ना, जिसमें तिथियाँ होती है ना, एकादशी द्वादशी इस टाइप से, है ना, जो ग्रहों की के चलने पर निर्भर करती हैं, वो बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है दोस्तों। उन ग्रहों की गति को कैसे वो जानते थे? अपने यहाँ तो कोई हबल टेलीस्कोप नाम की चीज़ नहीं थी जिससे हम ग्रहों को देख ले ज़मीन से ही कि कौन सा कहाँ चल रहा है। इस टाइप से कुछ नहीं था, है ना। हबल टेलीस्कोप अब बना है, अंग्रेज़ों ने बनाया है, उससे वो चीज़ देखते हैं और सत्यापित होता है। तो वो साइंटिफिक चीज़ हो गई। और अपने यहाँ पे ऐसे ही बैठे बैठे गुरुजी बता देते थे कि हाँ भैया, आज ये ग्रह ये है, आज चंद्र ग्रहण होने वाला है, आज सूर्य ग्रहण होने वाला है। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और भविष्य का भी, है ना। सो इस चीज़ को साइंटिफिक वो नहीं मानते। वो मानते हैं कि हबल टेलीस्कोप से हम देखते हैं तो वो उससे उससे ही जो है ना होता है सब कुछ, वही फैक्ट क्लियर है, वही सब चीज़ें हैं। तो इसी टाइप से हमें सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है ना। इसी को प्रकृतिवाद इसी ज्ञान पर निर्भर करता है, जो कि कैसा है, साइंटिफिक ज्ञान। प्रकृतिवाद किसे अंतिम सत्य मानता है? मैटर को अंतिम सत्य, जो पदार्थ है ना, जिससे सब चीज़ बनी है। प्रकृतिवादी किसके अस्तित्व के प्रति आस्था नहीं रखते? समाज के अस्तित्व के प्रति आस्था वो नहीं रखते। प्रकृतिवाद में किसे गौण स्थान प्रदान किया जाता है? शिक्षक को गौण स्थान प्रदान किया जाता है यहाँ पे। प्रकृतिवाद में किस ज्ञान का विरोध किया जाता है? पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया जाता है वहाँ पे, है ना। प्रयोगात्मक अध्ययन करें। प्रकृतियों के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे, यह कथन किसका है? इस टाइप से आपको कई सारी वो थ्योरी देके पूछ सकते हैं कि यह थ्योरी किसने दी, है ना, यह परिभाषा किसने कही, यह कथन किसका है। इसी टाइप से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। रूसो का यह कथन है, है ना। प्रकृतिवादी शिक्षा का आधार क्या है?
प्रकृतिवादी शिक्षा का आधार मूल प्रवृत्तियां हैं जिनको बालक लेकर जन्म लेता है, जो पहले से ही उसके पास होती हैं। किस दार्शनिक ने सामाजिक संस्थाओं का विरोध किया है? रूसो ने। प्रकृतिवादियों ने सीखने की सबसे उचित विधि क्या बताई है? खेल विधि। खेल खेल में बच्चा सब कुछ सीख लेता है। क्लियर गाइस? सो ये थे छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको आप याद रखेंगे। क्लियर गाइस? क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे से, और इनका आंसर आपको यहाँ पे एक एक शब्द में दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो में नहीं करना चाहता था। जब हम प्रकृतिवाद पढ़ेंगे ये सारे, ये हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में मैं वीडियो में भी बता दूंगा, बट अभी हम फोकस कर रहे हैं सीटेट पे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न और उनके उत्तर मैं आपको बता सकूं, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो इधर उधर से जहां से भी मुझे मिलते हैं मैं आप तक पहुंचाता हूं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक हॉकिंग। आदर्शवादी दार्शनिक हॉकिंग ने शिक्षा के 2 उद्देश्य बताए हैं। प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात। संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। निगम एवं आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। वाद विवाद विधि के जनक कौन है? भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक। भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक वाद विवाद विधि के जनक हैं। निर्देशन विधि के जनक कौन है? हर्बार्ट। तर्क विधि किसने दी? हीगल ने। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम बताइए। सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा आदि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। क्लियर गाइस? सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा आदि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। किसे खेल विधि का जनक कहा जाता है? फ्रोबेल को खेल विधि का जनक कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न भी यही है कि खेल विधि का जनक कौन है? फ्रोबेल। क्लियर गाइस? अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? पेस्टालॉजी। किस दार्शनिक ने कहा है अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है, ये कथन किसका है? यह किसने कहा? यह परिभाषा किसने दी? जेंटिल ने दी। क्लियर गाइस? ये याद रखेंगे आप। आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? आत्मानुभूति, खुद से अनुभव करके ज्ञान को प्राप्त करना। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? 8 विधियां हैं। जनसंख्या शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या शिक्षा के तहत जनसंख्या से होने वाली हानियों के प्रति जागरूकता प्रदान की जाती है ना, कि जनसंख्या बढ़ने से जो जो परेशानियां होंगी उनके बारे में। शिक्षण प्रक्रिया में जनसंचार माध्यम मल्टीमीडिया का प्रभाव बताइए। बहुत ही सुगम सुलभ कर दिया है मल्टीमीडिया ने, अगर हम ज्ञान के क्षेत्र में उसका उपयोग करें तो। शैक्षिक क्रियाकलापों तथा सेवाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने में मल्टीमीडिया एक उपयोगी साधन है। इसके तहत वर्तमान में शिक्षण कार्य सुलभ होता जा रहा है। शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। किसने कहा था यह? पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है, यह किसने कहा? यह कथन किसका है? शिक्षा का कार्य, बॉसिंग का है वैसे, शिक्षा का कार्य मानव का पर्यावरण से उस सीमा तक समायोजन करना है जिससे व्यक्ति व समाज दोनों को स्थायी संतोष मिल सके। किसने बोला था ये? बॉसिंग ने बोला था। क्लियर गाइस? सो ये थे कुछ प्रश्न आपके जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए। सो आप इनको कंठस्थ कर लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे। क्लियर गाइज? और एक एक करके हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी देख रहे हैं कि आपको कुछ ये ना लगे कि हाँ ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, है ना। सो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में सारी चीज़ें समझा के मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। और इन छोटे छोटे प्रश्नों का, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का यहाँ पे लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपकी जो सीटेट की प्रिपरेशन है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके
सॉल्व हो सके यहाँ पे, है ना। तो प्रैक्टिस एक तरीके से है ये, इस पे ध्यान दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखें, कंप्लीट देखें, बीच में ना रुकें। क्लियर गाइस। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, की पॉइंट्स लिखते रहें, जो जो आपको कठिनाई होती है याद करने में, और लगे रहें, क्योंकि हमें एक भी मार्क्स नहीं कटने देना। क्लियर। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइस, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।